दोस्तों, सिंपल सोल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 के एक चैप्टर फिजिक्स है जिसका नाम मोशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि मोशन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, अदर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। जो क्लास पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जो क्लास स्कूल में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग आज उन्हीं सब बातों को समझने का कोशिश करते हैं कि होता क्या है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या क्या होता है ना। हम इन सब के बारे में आपको एक एक करके डील करके बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक करिएगा। सबसे पहला बात, मोशन क्या होता है। अगर मोशन की बात करें, ठीक है, मोशन और रेस्ट की परिकल्पना एक साथ ही कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर रेस्ट और मोशन की बात करें तो रेस्ट और मोशन एक दूसरे के पूरक है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का अस्तित्व भी नहीं होगा, ध्यान रखना है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर रेस्ट है तभी मोशन है, मोशन है तभी रेस्ट है। यानी कि अगर ये वस्तु और रेस्ट में है तो इसके तुलना में अगर ये आगे बढ़ रहा है तब इसको मोशन में कहा जाएगा और इसको रेस्ट में कहा जाएगा। अगर दोनों के दोनों बढ़ेगा तो हमारे नज़र में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। अगर दोनों आगे की ओर बढ़े चाहे पीछे की ओर बढ़े तो दोनों तो मोशन में ही है। तो एक के तुलना में एक को स्टॉप होना ही पड़ेगा, यानी एक को रेस्ट में आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें रेस्ट और मोशन की, तो रेस्ट और मोशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तो यही बात को अगर समझें, कंपैरेटिव स्टडी है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं फिजिक्स जो होता है ये किसी भी चीज़ का ना, वो कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मोशन, फिजिकल फिनोमिनन, कोई भी दुनिया कोई भी चीज़ मूवमेंट करता है या कुछ भी होता है तो उसमें किस गुण के कारण, किस एनर्जी के कारण वो मूव किया, इन सब के बारे में ही स्टडी फिजिक्स में किया जाता है। तो अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट की तुलना करें तो सबसे पहला बात, रेस्ट और मोशन की तुलना करें तो एक के वस्तु में एक के तुलना में दूसरा आगे बढ़ता है, दूसरा की तुलना में पहला पीछे नहीं बढ़ता है। तो इस चीज़ को हम लोग मोशन से कंपेयर करते हैं। मोशन एक कंपेरेटिव स्टडी है किसके बीच में, रेस्ट में और मोशन में। तो सबसे पहला बात कि रेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले रेस्ट ही समझते हैं। क्या होता है रेस्ट, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज इट्स पोजीशन, not change its position with time called in rest। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो उस वस्तु को हम लोग रेस्ट में समझते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक रोड है, समझते हैं, और इस रोड पर एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। और इसी के पैरेलल, अगर इसी के पैरेलल यहाँ पर एक बाईसाइकिल है, ठीक है, ये बाईसाइकिल है। तो समय के अनुसार अगर ये बाईसाइकिल अपना स्थान बदले, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच गया, ये बाईसाइकिल कहाँ पहुंच गया, ए से डी पोजीशन पे पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये समझ सकते हैं कुछ समय लगा होगा, टी टाइम लगा होगा यहाँ से ए से डी पहुंचने में। तो समय के अनुसार बाईसाइकिल ने तो अपना जगह बदल दिया लेकिन पेड़ वहीं की वहीं रहा। तो इस बाईसाइकिल के तुलना में ये पेड़ क्या चीज में होगा, ये रेस्ट में होगा, और ये क्या चीज में होगा, मोशन में होगा। समझ में है बात, ये मोशन में होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपना जगह बदल रहा है तो वो मोशन में कहलाएगा, ठीक है। समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदल रहा है तो वो मोशन में कहलाएगा। मोशन का इसी बात का अगर उल्टा डिफिनीशन अगर करें तो इसी बात का मोशन से डिफिनीशन निकालते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with time called in motion। उसको क्या चीज में कहा जाएगा, कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो समय के अनुसार, जैसे इसमें बाइसिकल क्या चीज में है, मोशन में है, और पेड़ क्या चीज में है, रेस्ट में है, ठीक है। पेड़ क्या चीज में है, रेस्ट में है। तो समझ सकते हैं कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना एक दूसरा है ही नहीं। मतलब ये है ही नहीं कि एक होगा एक नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों को रखना पड़ेगा, रेस्ट भी और मोशन भी, ठीक है। तो इसी बात को आधार मानते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया, समझते हैं उस क्वेश्चन को। कहा गया कि हम लोग तो जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम का सबसे मुख्य कौन ग्रह होता है, तो मुख्य होता है सन। ये सन है, मान लेते हैं ये सन है, और इसके चारों तरफ मूव कौन करता है, रिवोल्यूशन कौन करता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है अर्थ। ये मेरा अर्थ है, समझते हैं। तो
एक स्टडी बताइए कि ये अर्थ जो है ना, ये अर्थ जो है इसमें रिवॉल्यूशन है, क्या है, रिवॉल्यूशन है। तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि धरती पर का ऑब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो रेस्ट में, किस आधार पे कह सकते हैं, जबकि धरती तो मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, किस आधार पे कह सकते हैं? हम लोग आधार बनाते हैं अपने ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट के आधार पर, ठीक है। अगर हम लोग कहेंगे तो इस, मान लेते हैं इस बोर्ड के सामने पढ़ा रहे हैं तो इस बोर्ड की तुलना में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस कारण से हम क्या कहेंगे, बोर्ड की तुलना में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब इसके तुलना में हम भी यहीं है और ये भी यहीं है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हुए, रेस्ट में हुए। अगर अर्थ का मोशन देखना है तो इसका कंपेरिजन किससे करना होगा, अदर प्लेनेट से, जैसे कि सन से करना पड़ेगा कंपेरिजन। तो सन रुका हुआ है, अर्थ मूव कर रहा है, ऐसे अर्थ का मोशन को डिटेक्ट किया जाएगा। ऐसे नहीं, जैसे मान लेते हैं अर्थ की तुलना में किसका मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं, तो मून का। यहाँ मान लेते हैं मून होगा, यहाँ मून होगा, तो अर्थ की तुलना में कौन मूव करेगा, तो मून करेगा। तो दोनों मोशन में है, लेकिन गति है, दोनों का गति अलग अलग होगा, इस कारण से कोई तेज है, कोई धीरे है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि किसी के तुलना में अगर स्टडी करना है तो किसी का तुलनात्मक अध्ययन ही मोशन कहलाता है। मोशन तुलनात्मक तुलना नहीं करेंगे तो स्टडी हो ही नहीं सकता है। मोशन में इतना बात ध्यान रखेंगे कि ये कंपैरेटिव स्टडी है दो ऑब्जेक्ट का एक साथ, दो ऑब्जेक्ट का एक साथ। अगर रेस्ट होगा तभी मोशन होगा, मोशन होगा तभी रेस्ट होगा। हर चीज मोशन में होगा तो रेस्ट की परिकल्पना फिर झूठी हो जाएगा, ठीक है ना, और हर चीज रेस्ट में होगा तो फिर मोशन की परिकल्पना झूठा हो जाएगा। इसलिए दोनों का दोनों कंपैरेटिव स्टडी है, इतना बात ध्यान रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। इसको हटाते हैं, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो समझने के लिए बात समझेंगे, मोशन को दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहा जाता है, समझते हैं यहाँ पर। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट समय के अंतराल, यानी कि 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर, इस तरीके से मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो उसी का उल्टा अगर हम कहेंगे तो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal distance in unequal interval of time called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इतना और समझ गए। तो हम लोग समझ गए कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, समझ गए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नॉन इक्वल डिस्टेंस यानी कि नॉन इक्वल डिस्टेंस कहने का अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम ट्रेवल में करेगा, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। बात समझ में आए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। तो इस चीज को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करना जरूरी है, नोट डाउन करके रखेंगे कि क्या होता है, तो कितना ट्रेवल करेगा, इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ सकते हैं। समझते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझते हैं जो फिजिक्स को प्रभावित करता है। फिजिक्स को प्रभावित करने वाला, अगर फिजिक्स को इफेक्ट करने वाला कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है टाइम। टाइम की कंसेप्ट ऐसे समझ सकते हैं कि टाइम आज भी है, आने वाले समय में भी होगा और पीछे वाले समय में भी होगा। टाइम एक अनुभूति है। हम लोग कह सकते हैं टाइम मेजरमेंट करने का कोई तरीका तो है ही नहीं, ये सब हम लोग बनाए हुए हैं कि मिनट, सेकेंड, आवर इस तरीके का बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसे कोई अनुभव है ही नहीं। टाइम क्या है, एक अनुभूति है। जैसे कि रात होने पे सो जाते हैं, सुबह होने पे जग जाते हैं। इंसान को घड़ी नहीं भी दिखाए ना तो वो यही रोटेशन में जिएगा और इसी रोटेशन में चलेगा। उसी टाइम की अनुभूति के आधार पर ही वो अपने आप को बदलता है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अगर टाइम का कंसेप्ट अगर फिजिक्स में देखा जाए तो टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, एक फिजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। ये टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है। टाइम क्या होता है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है। ये से समझेंगे कि टाइम इज एन यूनिवर्सल कंसेप्ट। यहाँ टाइम लिखे हुए हैं तो टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है। टाइम क्या होता है, टाइम समझते हैं,
इट इज ए यूनिवर्सल कंसेप्ट। यूनिवर्सल कंसेप्ट, ये क्या है? यूनिवर्सल कंसेप्ट है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जिसका यूनिट सेकेंड होता है। यूनिट क्या होता है? यूनिट सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल कंसेप्ट है जिसका यूनिट सेकेंड होता है, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा कुछ फिजिकल चीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको हम लोग समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीका का होता है, समझते हैं। एक होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और एक होता है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। टाइम और डायरेक्शन, ये दो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन हमारे पास वेरीफाइड डायरेक्शन 10 डायरेक्शन होते हैं, 10 दिशाएं, ठीक है ना। लेकिन उसमें से 4 डायरेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। 4 डायरेक्शन के बारे में, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब के बारे में बचपन से पढ़ाया गया कि ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो समझते हैं कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता होता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है उसका परिणाम क्या होगा। जैसे अगर हम बोलेंगे ये 10 ग्राम का या 20 ग्राम का जितना का भी मार्कर है, अगर इसको छोड़ेंगे तो कहाँ गिरेगा? तो इसके गिरने का डायरेक्शन डाउनवर्ड टू अर्थ होगा। तो ये इसका डायरेक्शन हुआ कि किधर गिरेगा। लेकिन जब इसको उछालेंगे तो कहाँ जाएगा? तो ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो देखो कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे से गिरा, तो दोनों चीज अगर पता रहेगा तो एक डायरेक्शन जब पता रहेगा, जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है टर्न ओपन, कहने का सेंस है कि इसको इससे टर्न करेंगे तो इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। तो दोनों चीज अगर अवेलेबल हो, मैग्नीट्यूड भी पता रहे, मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम, परिणाम कहने का मतलब 20 ग्राम का पिन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला ट्रक किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। जब दोनों चीज पता रहे तो हम लोग उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। किसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी है ना, ऐसे लिख सकते हैं, इट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction called वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग कहेंगे 5 मीटर ईस्ट की ओर, यहाँ पे देख सकते हैं 5 मीटर ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, दोनों समझ सकते हैं कि 5 मीटर ईस्ट की ओर, तो 5 मीटर मैग्नीट्यूड हुआ। और जैसे बोलेंगे 10 kg डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन हुआ, नीचे की तरफ 10 kg कब लग रहा है, या 10 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे कि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको क्या कहा जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। स्केलर क्वांटिटी को कहते हैं कि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, क्या होता है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि अगर जस्ट इमेजिन मान लेते हैं कि 5 मीटर जाओ, तो लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना कि 5 मीटर किधर जाओ, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, सिर्फ 5 मीटर गया, राम 5 मीटर गया, इस तरीके का बात बोलेंगे। तो इसमें डायरेक्शन नहीं पता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होगा, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर इतना बात समझ में आया होगा तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए हम लोग इसको ऊपर वाला को इसको रब करते हैं, फिर इसको समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो हटाते हैं इसको, थोड़ा सा और समझते हैं स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसको और समझते हैं। फिर स्पीड के बारे में भी बताएंगे, चेंजिंग स्पीड के बारे में भी बताएंगे, ये टॉपिक था, समझते हैं। एक तरफ लेते हैं पहले वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, जैसे समझते हैं, यहाँ पर है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। जस्ट इमेजिन, मान लीजिए कि अगर हम कहें कि जैसे अब इमेजिन कर लो ना भाई, इमेजिन कर लो कि फिल्म देखा, फिल्म कौन सा था? धमाल फिल्म में क्या कहता है कि सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए है, ये ना कहता है, बड़े डब्लू के नीचे सेंट सेबेस्टियन गार्डन में ये बड़े डब्लू
देखो यहाँ पे ये बड़ा W है, ये बड़ा W है, समझते हैं, ये बड़ा W है, ये बड़ा W के नीचे 10 करोड़ रुपया है। लेकिन ये 10 करोड़ रुपया होगा कहाँ, कहाँ पर होगा ये तो बताया ही नहीं। अब 10 करोड़ रुपया होगा कहाँ, ना वो मैग्नीट्यूड बताया ना डायरेक्शन बताया। अगर उसको ये बताना चाहिए था कि 5 मीटर है ना ईस्ट की ओर, ऐसे बोलता 5 मीटर ईस्ट की ओर, 5 मीटर ईस्ट की ओर, 5 मीटर ईस्ट की ओर करता। तो मान लेते हैं 5 मीटर का अगर रेडियस खोजेंगे तो 5 मीटर का रेडियस ये होगा। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करेंगे तो इसका ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा। तो ईस्ट की ओर करेंगे तो ये रहा 5 मीटर ईस्ट की ओर, यहाँ पे खोदता उसको पैसा मिल जाता। लेकिन वो तो बोला सीधे बड़े W के पास, तब उसको क्या करना पड़ेगा, इधर भी खोदो, 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 नीचे की तरफ अंदर की तरफ गहरा में भी खोदो। अब कहाँ कहाँ खोदेगा, उसको मिलेगा ही नहीं रुपया। इसलिए फैक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन एग्जैक्ट लोकेशन होता है किसी प्लेस का। कोई भी चीज में अगर वेक्टर क्वांटिटी में दिया रहेगा तो एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करेगा। अगर सीधा सीधी कह दिया कि बड़े W के नीचे 10 करोड़ रुपया है तो खोजते रहो भाई, खोजते रहो, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस बड़े W के नीचे अगर 5 मीटर ईस्ट दिया रहता है तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन फिल्म का कोई बात नहीं है, समझ सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो ऐसा किस चीज़ में होता है, जैसे प्लेनेटरी मोशन में होता है। हम लोग कह सकते हैं प्लेनेट का अगर हम सैटेलाइट जो भेजते हैं उसमें डायरेक्शन भी होता है, मोशन भी होता है। तो ऐसे कोई भी चीज़ जैसे खास करके समझते हैं, इसमें वेलोसिटी आता है। कौन सा आता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बात समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे। जैसे कुछ फोर्स भी होते हैं, फोर्सेस, फोर्स, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, इन सब का डायरेक्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इन सब को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें स्केलर क्वांटिटी का, सीधा सी बात है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या आएगा, वर्क आएगा, एनर्जी आएगा, एनर्जी, ठीक है, बात समझ रहे हैं, वर्क आएगा, एनर्जी आएगा, स्पीड हो सकता है, इसमें स्पीड हो सकता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारा चीज हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि जो आता है आगे भी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। साउंड होगा, साउंड, साउंड तो चारों डायरेक्शन में फैलता है, साउंड होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो होगा नहीं। तो इस तरीके के चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में बदल सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया होगा। ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। समय, टाइम भी ले सकते हैं इसमें, टाइम भी हर डायरेक्शन में बीत रहा है, टाइम का तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, हर डायरेक्शन में टाइम बीत रहा है। तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को ले सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। समझते हैं हम लोग कि इसमें कुछ खास बात है, जैसे कि इसमें से एक वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस। समझते हैं, इन सब चीज के बारे में पढ़ना है। इसमें एक एक्सीलरेशन भी होता है, एक्सीलरेशन, ध्यान रखना है। ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो हम लोग इन सब चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। तो इन सब चीज के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। पहले स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तक नोट डाउन करके लिख लेंगे। हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सीलरेशन के बात करेंगे। ठीक है।